अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। भारतीय इंतहा पसंद जमात के चेयरमैन राज ठाकरे ने कहा है कि पुलवामा हमले में 40 जवानों को सियासत की भेंट चढ़ाया गया है। अगर तहकीकात की जाए तो हमले की हकीकत सामने आ जाएगी। हर दौरे हुकूमत में इस तरह के वाकयात हुए हैं, उन्होंने कहा, लेकिन मोदी के दौर में इस तरह के वाकयात मुसलसल हो रहे हैं। 14 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में होने वाले हमले के बाद से भारतीय हुक्मरानों और मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रखा है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज और धमकी आमेज बयानात दागे जा रहे हैं, जबकि इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि भारत में इंतखाबात सर पर हैं और मोदी सरकार इस वक्त पाकिस्तान से नफरत को सियासत कार्ड के तौर पर खेल रही है। ऐसे में भारतीय सियासी जमातों की तरफ से इस तरह के बयानात किस समत की तरफ इशारा करते हैं, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पास। पहला सवाल रिपोर्ट कार्ड का आज का इस तरह से है, पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं लेकिन मोदी के दौर में मुसलसल हो रहे हैं। अगर तहकीकात की जाए तो पुलवामा हमले की हकीकत सामने आ जाएगी। राज ठाकरे, क्या इस बयान से तक़वियत मिलती है कि पुलवामा हमले के पीछे मोदी सरकार हो सकती है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, यही जो मौक़िफ़ हमारी यहाँ से कहा भी जा रहा था, खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया था, अब यही बात कर रहे हैं भारतीय इंतहा पसंद जमात के चेयरमैन। क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल में बिल्कुल उसका जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जब कितना अरसा हो चुका है और जितने भी जो उसको कहते हैं कि जो इवेंट साथ साथ चल रहे हैं या जो वाक़यात अनलीश हो रहे हैं, उसमें एक ही बात खुल के सामने आई है कि जी भारत जो है वो ख़ास मकासद के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने एक नाटक रचाया है। और बदकिस्मती उसकी यह है कि उस नाटक इतने उसके अंदर लूप होल्स रह गए, इतने सुकम रह गए हैं कि वो खुल के एक्सपोज हो के सबके सामने है। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जो भारत की बात को जो बाय कर रहा हो। और राज ठाकरे जो है, जो कि एक बड़ा अपराइट सोशल वर्कर है, एक बड़ा उसका नाम है, अरुंधति राय टाइप लोग, ये चंद लोग हैं इनको पहले भी उनकी जो शिकार है उनका, ये जितने भारतीय इंतहा पसंद है बीजेपी के हैं या जो बाकी से राष्ट्रीय सेवक संघ के हैं या महाराष्ट्र की इतनी तंजीमें हैं जहाँ से इसका ताल्लुक है राज ठाकरे का, तो वहाँ इनके ऊपर एक पूरा उन्होंने क़यामत ढाई हुई है। लेकिन इनकी जुर्रत को मैं बंदा सलाम कहता है कि इंडिया में बैठ के जिस खुले तरीके से कल मेरा ख्याल है कि महबूबा मुफ्ती ने भी इसी बात को कहा है कि जी मुख्तलिफ अंदाज में कि जी आपकी बात को कोई नहीं मान रहा और पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है उसको सारी दुनिया मान रही है। और मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान अल्लाह का एक बड़ा करम हुआ है, वरना हिंदुस्तान तो बहुत कोई खतरनाक गेम खेलना चाहता था और भी खेलने की मूड में है। खतरात नहीं टले, हाँ, लेकिन कम अज कम उसके पिजीराई नहीं मिली उनके मौक़िफ़ को। सही। हसन साहब, जो वो कह रहे हैं कि मोदी के वक्त में ही ये हमले ज़्यादा हुए हैं और इंतखाबात की तरफ भी वो इशारा दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि भारतीय अवाम के सामने भी कुछ वजाहत होगी अब इस मामले से मुताल्लिक़, किसी हवाले से सोचेंगे? सबसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मोदी साहब के स्टांस में जो एक ख़ास तरह की को तब्दीली दिखाई दी है, उसके बाद हमारे लबो लहजे भी थोड़े से तब्दील होने चाहिए और हमारे और इंडियन मीडिया के दरमियान एक बहुत वाज़ेह फ़र्क दिखाई देना चाहिए, खुसूसन ग्रेस के, टॉलरेंस के और इस तरह के हवालों से। आई डोंट वांट टू। लेकिन हसन साहब, क्या वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता जो भी सारी सूरत हाल रही और पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरफ से? ठीक, मजहर साहब आपकी तरफ आएंगे। ये जो सारी सूरत हाल फर्क नजर आता है, मैं यहाँ ऐसी जुबान सुनता हूँ कि हैरान रह जाता हूँ। ठीक, मजहर साहब, ये कंपैरिजन अगर हम लेके आए आपकी तरफ, ये जो सारा ये एक चैप्टर अभी गुजरा है, इसमें इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लग रहा था, लेकिन यहाँ से किस किस्म की आवाजें उठ रही थी, लेकिन भारतीय मीडिया किस तरह की बातें कर रहा था। अब उनकी तरफ क्या होगा जो तबले जंग बजाया जा रहा था भारतीय मीडिया में, और उनको भी क्या सोचने का वक्त है अपने ऊपर? अब देखिए, राज ठाकरे का जो बयान है वो दरअसल पुलवामा लीक है और बकौल जॉन एलिया के कि कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना, शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना।
इस बयान के ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहेगा वो तो डिपेंड करता है, हमें अगले अगले एक आध दिन में पता चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि कोई नई चीज़ लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतने दिनों में जब से पुलवामा हुआ है उसके बाद से जो सूरत हाल भारत में बनी है उसको वो बैनुल-अक़वामी पज़ीराई नहीं मिली जितकी वो शायद तवक्को कर रहा था। और उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका का ख़ुद बदलता हुआ रवैया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया को बात करनी चाहिए। कोई भी एक इंटरनेशनल लीडर ऐसा नहीं है जिसने नेगोशिएशंस की बात नहीं की हो। और हत्ता कि फिर मोदी साहब को ये बात कहनी पड़ी कि जी इमरान खान को जब मैंने फ़ोन किया था तो मैंने उनसे कहा था कि जी आएँ मिलकर गुर्बत उठाएं और उस गुर्बत मिटाएं, जिसके जवाब में इमरान खान ने तो अपनी पहली तकरीर में ही ये बात की थी और उन्होंने उसी चीज़ को दोहराया है कि आइए पीस को एक मौका देते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके बाद अगर भारत में अब भी वही बयानिए को आगे लेके चलेंगे तो भारत को ही सुबकी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है राज ठाकरे के बयान ने बहुत सी चीज़ें एक्सपोज कर दी हैं, इसीलिए मैंने उसको पुलवामा लीक कहा है। सही, पुलवामा लीक्स का रीमा मल साहब नाम दे रहे हैं इसको, तो ये बड़ा एक संगीन मामला है। आप समझती हैं कि इंडिया में अदालतें इस मामले को केस बन सकता है इसके ऊपर, आपके ख्याल में? सर शुक्रिया। मेरे लिए तो इस तरह के बयानात जो हैं वो थोड़े कंस्पिरेसी थेरीज जैसे लगते हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देती। अगर एविडेंस सामने लाएंगे तो फिर शायद कोर्ट में केस भी चले और फिर शायद हम बात कर सकें कि क्या ये इनसाइडर जॉब है या नहीं है। अक्सर हमने इसी तरह के बयानात देखे हैं बड़ी ट्रेजेडीज़ के बाद, बड़े इस तरह के अटैक्स के बाद। 9/11 के बाद कितने लोगों ने कहा वो भी इनसाइड जॉब है। नवाज शरीफ के टेन्योर में जब भी कोई अटैक होता था कहा जाता था इस वक्त करवाया गया है क्योंकि सियासी उनको कोई फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो मैं तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। लेकिन एक और पहलू है इस बयान का, उस नज़र से भी देखा जा सकता है इसको कि देखिए पिछले 4 साल में जिस तरह भारतीय रियासत ने का जो रद्द अमल सामने आया है, एक बाय एंड लार्ज पीसफुल तहरीक के सामने लोगों के जेन्युइन ग्रीवेंसेस को डील करने के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है कि पीसफुल जो इस तरह की मूवमेंट्स हैं उनको किस तरह हैंडल नहीं करना चाहिए। हमने देखा उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सिग्नल्स बंद कर दिए, आर्बिट्ररी अरेस्ट किए लीडर्स के, सिडिशन और बगावत के मुकदमे बनाए, प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगाई। इस तरह का जब रद्द अमल सामने आता है तो पीसफुल मूवमेंट्स भी एक वायलेंट टर्न ले सकती हैं। तो जो सबसे बेहतर एक तरह से हैंडल करने का तरीका है वो हमेशा नेगोशिएशन है, लोगों की बात सुनना है और उनको एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उनकी एक पार्टी उसका बनाना है। उनको एक हर वक्त उस तरह से गद्दार और बगावत के मुकदमे और इस तरह की चीजें जो हैं वो वायलेंस को ही जन्म देती हैं। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है और इस हद तक हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार खुद जिम्मेदार हो सकती है, इस हद तक इनडायरेक्टली इस हद तक हो सकती है, ठीक। लेकिन सिर्फ बयानात को आप उस तरीके से जनरली इतनी अहमियत नहीं देती। इरशाद भट्टी साहब, मकबूजा कश्मीर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उनमें अब महबूबा मुफ्ती साहिबा की आवाज़ जो उन्होंने कल बयान दिया, फिर उससे पहले वहाँ के जो वज़ीर आज़म कह चुके हैं सारी बातें, ये सब कुछ देखते हुए आप समझते हैं कि यही वजह है कि इंडिया के अंदर भी सोच बदल रही है? इस बार अंदाज़ा है उनको कि कश्मीर में बात इस बार मुख्तलिफ है मामला? देखिए ये जो समाजी रहनुमा वमन मशराम है इनका बड़ा यानी ये इस तरह इंडिया में खड़े होकर एक जलसे से खिताब करते हुए और इस मौके पर ये कहना कि 8 दिन पहले भारतीय सरकार को इस हमले का पता था और काबीना सिक्योरिटी कमेटी को भी मालूम था, मरने वालों को बचाया जा सकता था मगर मरने दिया गया ताकि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा मारा जा सके। मरने वाले कह रहे थे कि हमें एयरलिफ्ट किया जाए, चंद लाख की बात थी, एयरलिफ्ट किया जा सकता था मगर नहीं किया गया, हमला रोका जा सकता था। यानी ये बड़ी अजीब सी बड़ी बात है कि इस वक्त कहना जब तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे लोग गद्दार हो जाएं उस वक्त ये बात करना, मतलब ये है कि कोई ना कोई सबूत तो होगा, कोई ना कोई चीज़ तो होगी। दूसरा, बाल ठाकरे का बयान इसलिए मजहर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इसलिए भी अहमियत का अमल है कि कोई बाल ठाकरे हो या राज ठाकरे, सॉरी, और पहले बाल ठाकरे थे, अब राज ठाकरे हैं, मोदी हो, शिवसेना हो, ये बीजेपी का जो जत्था है, ये किसी और चीज पर इकट्ठे हो ना हो
मुस्लिम दुश्मनी पर जरूर इकट्ठे हैं। ये इनका एक इस एजेंडे पे हमेशा इकट्ठे होते हैं। अब अमेरिका, जहां तक मुझे वो महबूबा मुफ्ती की वाली बात है, वो रजत शर्मा, यानी मैं बड़ा हैरान हूं कि रजत शर्मा किस तरह के सवाल कर रहा था और वो किस बहादुरी से आगे से वो हकीकत बयान कर रही थी। वो मुझे बड़ी उनके अच्छा लगा सुन के कि वो इंडिया में बैठकर ऐसी बात कर रही थी। तो अमेरिका से सऊदी अरब तक हो, भारतीय मीडिया हो, भारतीय रिटायर्ड अफसर हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, राज ठाकरे हो, सब के सब पुलवामा झूठ कहानी पर सवालात उठा रहे हैं, तहकीकात का कह रहे हैं, सबूत की बात कर रहे हैं, जो हमने की है, जो इमरान खान ने की है, जो हमारी हुकूमत ने की है। और यही वजह है कि फौज को सब इख्तियार दे दिया, सबक सिखाने का वक्त आ गया से लेकर अब इमरान खान अपने वादे याद करें, यानी इतना बदलाव आया मोदी के बयानात में, क्योंकि और उनको भी पता है, भारत को भी पता है, भारत ने जो मीडिया वार जोन बनाए हुए थे, रूम बनाए हुए थे, उनको भी पता है कि भारत बाहर और अंदर ये केस बुरी तरह हार गया है। बाकी ये राजनीति का खेल है, सब बेरहम है, और ऊपर से नरेंद्र मोदी जैसे जिनका काम ही, जिन्हें एक ही काम आता है और वो है खून बहाना। आप उनके गुजरात में जब वजीर आला थे, अमेरिका और बरतानिया ने उन पर पाबंदी सफर पे पाबंदी लगाई हुई थी उनके उन दुश्मनी, उन सारे की वजह से। तो जिनकी बुनियादी नफरत और जहर हो, और वो यानी उनको एक ही काम आता है, और ये मुझे कोई शक नहीं है, या कम अज कम या ये वमन मेश्राम या ये राज ठाकरे के बाद मुझे इस तरफ जाना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए कि ये कहीं उनका अपने ही किया धरा तो नहीं है। होनी चाहिए तहकीकात, हाँ का आवाज़ी हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर साहब, जिस तरह इरशाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, उस तरह से फिर राज ठाकरे की इस बयान की अहमियत कितनी ज़्यादा है आपके ख्याल में? और इस बयान के अंदर वो पॉलिटिकल विक्टिम्स कह रहे हैं जो भारतीय फौजी हलाक हुए इस हमले में, उनको देखिए, मैं रीमा के साथ एग्री करता हूं और मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। रियासत को और उसकी एबिलिटी को कई दफ़ा हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम विक्टिम्स रहे हैं टेरर के, हमने 10 साल बड़े मुश्किल देखे यहाँ पे, और हर हादसे के बाद हम ये बहुत सारे लोग ये आवाज़ें भी उठाते थे कि अगर रियासत रोकना चाहे तो कैसे मुमकिन है कि वो नहीं रोक पा रही, जब बड़े सीरियस हमले कुछ हुए हमारे मुल्क में। तो एक बात को करने के फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, कि फेलियर है, कई दफ़ा गलती होती है, आप नहीं गियर्ड अप होते कि आप एक चीज़ को रोक सकें। और दूसरी बात उसी को कहने का ये तरीका है कि ये रियासत डिलिबरेटली ये काम करना चाह रही थी और डिलिबरेटली उन्होंने अपने बंदे मरवा दिए ताकि उससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सके। तो ये जो दूसरी बात है, ये फिर कंस्पिरेसी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। और जितनी मर्जी नफरत हो मोदी हुकूमत से और उनके बाकी जो उनका नैरेटिव है या आइडियोलॉजी है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप 50 लोगों को डिलिबरेटली मरवा देंगे किसी भी अपना सियासी, क्योंकि ये इसमें जिस तरह की आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, जिस तरह की इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, बहुत सारे लोगों को ऐसी बात फिर पता चलती है तो वो बड़ा बैकफायर कर सकता है। इस तरह का गैम्बल किसी सियासतदान के लिए करना, किसी हुकूमत के लिए करना मेरा ख्याल है आसान नहीं है। लेकिन दूसरी बात ठीक है कि इन्होंने आके ये भी बात कही कि हम आर्टिकल 370 को अमेंड करेंगे। एक टाइम था जिस वक्त लग रहा था कि कश्मीर और कश्मीरी एक पॉलिटिकल प्रोसेस में इंक्लूड हो रहे हैं, वो वोटिंग के प्रोसेस में शामिल हो रहे थे 2008, 9, 10, 12 में, लेकिन वो चीज रिवर्स हुई है। उसके लिए जरूर उन्हें ब्लेम कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन महज आप कहते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स बाकायदा तौर पे बयान में कहा जा, हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये महज राज ठाकरे के बयान के ऊपर आप कुछ नहीं समझते। इस पे आते हैं इरशाद साहब की तरफ एक सवाल लेके जाना चाह रहे हैं। इरशाद साहब, राज ठाकरे ने जो अपने बयान में कहा है कि मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक शूटिंग में मसरूफ थे और जब उनको ये खबर मिली भी इस अटैक से मुतालिक, उसके बाद भी वो शूटिंग जारी रही, तो ऐसा मुमकिन है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से खबर मिले? इसकी कितनी अहमियत है इस बात की? जी, ये इन्होंने भी कहा था, राज ठाकरे ने भी, लेकिन इससे पहले राजीव गांधी, उनके जो राहुल गांधी ने उठाया था ये मामला, और उन्होंने ट्वीट भी किया, और कांग्रेस ने भी अपने बयान में कहा कि ये कश्ती की सैर कर रहे थे, ये एक शूटिंग कर रहे थे, इस बात की कितनी अहमियत है? चाय समोसे चल रहे थे, ये चाय समोसे चल रहे थे, और ये ज़ाहिर है वो एक कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनकी सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, इसके मतलब सच है। अगर सच है तो इसका मतलब है कि
जो मोदी साहब को भी जितना दुख है वो सारी दुनिया को पता चल गया, मरने वालों का कितना उनको दुख है। तो वैसे मोदी साहब को बाय द वे, ये भी पॉइंट आपके ख्याल में अहम है। न्याय साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुख्तसरन? कोई भी इंसान हो, दुनिया में कोई भी इंसान हो, मैं कह सकता हूं कि उसको मरने वालों का दुख होगा सिवाय नरेंद्र मोदी के। इनफैक्ट जो सबसे सेंसेशनल बात जी अफसर, जो सबसे सेंसेशनल बात की है, जिसको आपने पॉइंट आउट भी किया लेकिन हमें उसको डिस्कशन में नहीं लाए, उसने कहा कि अजय डोवल को अगर आप पकड़ लेना तो सबको एक्सपोज हो जाएगा। और ये डोवल गो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वैसे से, लेकिन मत भूलें कि ये 10 साल पाकिस्तान में उनकी एक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ, जैसा कलभूषण है, यहाँ के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कन्फेशनल स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राज ठाकरे का, चूंकि बाल ठाकरे का वो जिसको कहें नेफ्यू है, और जब से उसको शिवसेना ब्रेक अवे हुआ है, तो ये जिसको कहने कि मैं इसको कहता हूँ सेंसेशन नहीं बल्कि कोई सच बोलने का, इसके बाद बड़ी अच्छी सी खबरें कई मैंने बताई हैं। उस हिसाब से आप समझते हैं कि अहमियत कहाँ मिलेगी? 3 हाँ सामने आए हैं, 2 नहीं के ऑप्शंस आए हैं, और हसन साहब ने इसके ऊपर कोई और ऑप्शन नहीं लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। ये केस गैर मामूली हालात में का नहीं बनता। नवाज शरीफ के मामले में मखसूस हालात साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। फैसले में मजीद कहा गया है कि नवाज शरीफ के केस में कानून के तहत जब जरूरत पड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो जमानत का हकदार नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अदालत के फैसले से मायूसी हुई, जबकि ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर कहा है कि जितने कानूनी रास्ते दस्तयाब हैं हम वो अपनाएंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम अपील में भी जाएंगे, कभी इम्कान है कि इंसाफ मिलेगा। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर सजा मुअत्तली और जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद, नून लीग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। क्या नून लीग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अपील से रिलीफ मिल पाएगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे बाबर सत्तार साहब की तरफ। बाबर साहब, ये सारी सूरत हाल देखते हुए अब आप क्या देख रहे हैं आगे नून लीग के लिए अदालत में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उन्हें रिलीफ मिलेगी इस फैसले के खिलाफ अपील में, और चाहिए ये नून लीग को कि वो जो अपील्स हैं इनकी, ये तो बेल की पिटिशन थी, जो अपील्स हैं जिस पे मेरिट पे बात कर सकते हैं कि फैसला ठीक है या गलत, उन्हें परसू करें एक्टिवली, क्योंकि उसके फैसले में अगर केस कमजोर है तो उन्हें रिलीफ मिल सकती है। देखिए, बेल का कानून है नहीं, नैब के कानून में बेल की गुंजाइश नहीं है। सो ये हम पिटिशंस फाइल होती हैं, रिट पिटिशन, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है जिसमें हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन अपनी एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर एक्सरसाइज करती है और किसी को रिलीफ दे सकती है, फैसला सस्पेंड कर सकती है, क्योंकि कोई और रेमेडी उसके खिलाफ अवेलेबल नहीं है। अब ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने जो लेआउट किया, और स्पेशली नवाज शरीफ के ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जब बेल दी गई थी उसकी अपील जब सुन रहे थे, उसमें दायरा बहुत तंग कर दिया। हमने पहले भी इस पर बात की थी कि उन्होंने ये कह दिया है, अब 1-2 फैसलों में पहले भी इसके अंदिया दिया था, और अब साफ अल्फाज में लिख दिया था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड एक्सट्रीम हार्डशिप। सो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाली तशरीह इस चीज़ की करनी थी कि जो इनकी बीमारी की हालत है वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जो एक्सट्रीम हार्डशिप के ज़ुमरे में आती है, और नैब ने ये दलाइल पेश किए कि जो उन्हें इलाज की सहूलत चाहिए, जब जब उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें इलाज करवाया जा रहा है, इस बेसिस के ऊपर उनकी बेल नहीं होनी चाहिए, और हाई कोर्ट ने एग्री कर लिया। सो पहली बात तो ये कि टेस्ट बड़ा नैरोली लेआउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ना सिर्फ इनके केस में बल्कि तमाम नैब के मुकदमों में अब ये प्रॉब्लम है कि बेल करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट लेआउट कर दिया। और दूसरा, ये डिस्क्रेशनरी जुरिसडिक्शन होती है, जजेस ने एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर लिया, उन्होंने कहा हमारा नहीं ख्याल, इसकी अपील जो है उसका भी स्कोप बहुत ही नैरो होगा। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें इस पे आपको नहीं लगता कि रिलीफ मिल पाएगा? इन्हें चाहिए ये कि अपनी अपील के ऊपर फोकस करें, अपील पे फोकस करें। हसन साहब, बाबर साहब कह रहे हैं कि मेरिट ऑफ द केस पर अपील करनी चाहिए, कि फैसला ठीक है या नहीं, हेल्थ की बुनियादों पर नहीं, इसमें कमजोरी है। तो क्या वजह है कि खराबी सेहत के ऊपर ये अपील की जा रही है, मेरिट को चैलेंज नहीं कर रहे?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस पे कोई इजाफा कर सकता हूँ कतन। बाबर सत्तार साहब ने जो कह दिया है वो जाहिर है, वो एक्सपर्ट हैं, हम तो बिल्कुल बाहर बैठे हुए लोग हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, साहब बाबर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, सियासी तौर पर अगर आप इसके ऊपर गुफ्तगू करें कि सेहत के ऊपर ही क्यों अपील कर रही है नून लीग, वो क्यों, क्योंकि मेरिट के ऊपर तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस पर वो सवाल उठा सकते हैं। देखिए जी, फैसला अदालत का है और मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे अपनी अदालतों पर और समटाइम्स मैं उन पर खुशी का इजहार करता हूं, समटाइम्स उनको फैसले को कहता हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी अदालतों के साथ हूं। 9 सफ़ात के इस फैसले को पढ़ें तो लगता है कि यही फैसला होना चाहिए था। बात वही बाबर साहब ने जो की, जो एवन फील्ड रेफरेंस में जो जमानत कन्फर्मेशन पे जो 5 सफ़ों का जस्टिस खोसा साहब ने फैसला लिखा था, ये सारा फैसला उसके इर्द गिर्द घूमता है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मियाँ साहब को ज़मानत दी और फिर जब नैब गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सफ़ों का फैसला लिखा और उसमें 2 मरतबा लिखा, मैं बार बार ये कहता हूँ 2 मरतबा लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेल टू अंडरस्टैंड, ये 2 मरतबा लिखा 5 सफ़े में, और 5 सीरियस एतराज़ात उठाए कि कंक्लूजन जो थी वो प्री मेच्योर थी, गलत केसों के हवाले दिए गए, यानी मियाँ साहब का केस जो था वो और था और जिन केसों के हवाले दिए गए वो गलत थे, और केस का मेरिट और डीमेरिट डिस्कस किया गया, मेन केस डिस्कस किया गया, हालांकि फोकस रहना चाहिए था जमानत पर, और आखिरी तक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात नहीं थे, वाकयात नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि कोई इतनी गैर मामूली हालात थे कि मियाँ साहब को जमानत मिल जाती। इस केस में भी फैसले में लिखा हुआ है कि ख्वाजा हारिस साहब के कहने के बरक्स चारों मेडिकल बोर्ड्स ने कहीं नहीं ये कहा कि इनकी कैद की वजह से इन पर इतना नफसियाती दबाव है कि इनकी जान को खतरा है। चारों मेडिकल बोर्ड ने का कहना है कि वो बीमार हैं मगर इतने बीमार नहीं है कि इलाज ना हो सके, इलाज मुमकिन है। फैसले में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, पाकिस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को जो सेहत की बेहतरीन सहूलियात मिल सकती हैं वो मियाँ साहब को मिल रही हैं। और फिर इसी में उन्होंने हवाला दिया हुआ है कि शर्जील मेमन और एक और बंदे ने तिब्बी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो जमानत के लिए, लेकिन चूंकि उनके हालात वो इतने बीमार नहीं थे कि उनका इलाज ना हो सके या बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थे, इसलिए उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। लिहाजा यहाँ भी ये है। तो अब बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें इनको रिलीफ मिले। अब मेन केस पे इनको फोकस करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि मैं तो हैरान हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट पे कि शहबाज शरीफ साहब को कैसे जमानत मिल गई, जो हालांकि हुक्म देने वाले को जमानत मिल गई, हुक्म पर अमल करने वाले अभी तक अंदर है, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात भी नहीं है, और केस का मेरिट और डीमेरिट डिस्कस हुआ। सही। मजहर साहब, जिस तरह से लेकर चल रहे हैं इस केस को, आपके ख्याल में इस अपील के ऊपर कोई रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, मुझे तो पहले दिन से इस बात पे ताज्जुब था कि तिब्बी बुनियाद पे ज़मानत की दरख्वास्त कम से कम मेरी समझ में नहीं आई। ये बात आप ये तो कह सकते थे कि आप एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करते कि जी नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, जेल में उनको सहूलतें नहीं दी जा रही, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, बेहतरीन अस्पताल की सहूलत दी जाए, ये सारी बातें हैं। लेकिन उसकी बुनियाद पे ज़मानत की दरख्वास्त देना वो कम से कम बहुत ही रेयरली, मुझे नहीं याद पड़ता रिसेंट हिस्ट्री में कि इस तरह की कोई दरख्वास्त ज़मानत के तौर पे दी गई हो कि ज़मानत हासिल की जाए इसके ऊपर। तो इसलिए मुझे बिल्कुल आज जो फैसला हुआ, मुझे तवक्को थी कि यही फैसला होगा। बाकी मेरिट ऑफ द केस पे ज़ाहिर है, हालांकि ज़ाती तौर पे अगर ये मुझे भी जिस तरह बाबर साहब कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि अपील में उनको इस हवाले से रिलीफ मिल पाएगा। और बाकी जो दूसरा केस है, अब दूसरी अपील जो है वो मेरिट ऑफ द केस के ऊपर, वो तो चीज़ आगे बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा। लेकिन सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून का आज का रवैया माजी के रवैयों से बड़ा मुख्तलिफ है। ज़्यादा सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया रिएक्शन में। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी होती है उसे डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन वो उससे आगे नहीं गए। जो कि माजी में हमने देखा कि माजी में बिल्कुल एक मुख्तलिफ बयानिया सामने आया था, और आज का बयानिया माजी के बयानिए से बड़ा मुख्तलिफ हमें आज नज़र आ रहा था। जो भी शाहिद खाकान अब्बासी या इवन ख्वाजा आसिफ
दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कर रहे थे। तो वो मुझे लगता है कि वो उसमें मुस्लिम लीग नून के अपने बयानिए में भी तब्दीली आई है। लेकिन अगर इसी केस के खिलाफ वो अपील गए तो मुझे भी नहीं लगता कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि तिब्बी बुनियाद पे जमानत की दरख्वास्त कम से कम मेरी समझ में नहीं आती। तिब्बी बुनियाद पर आप नहीं समझते। रीमा, जिस तरीके से अब जिक्र भी हुआ, एवनफील्ड रेफरेंस में उनको मेरिट की बुनियाद पर, मेरिट ऑफ केस की बुनियाद पर रिलीफ मिला था, तो फिर इस तरीके से क्यों आगे लेकर चल रही है? अब कानूनी नुक्ता आपके ख्याल में क्या कहता है इसके ऊपर? क्या बनेगा आगे? रिलीफ मिलेगा? दो तीन बातें। पहली तो ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है बहुत रीजन है। उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि मेडिकल बुनियादों पे कब बेल मिल सकती है, और उन्होंने बात की है कि नवाज शरीफ साहब का केस क्यों उन गाइडलाइंस में फिट नहीं करता। उन्होंने कहा है कि अगर उनको एक बेल मिल भी जाए और उनको अपना प्राइवेट इलाज भी वो करा सकें तो बहुत माइल्ड टू मॉडरेट फर्क होगा, और ये एक्सट्रीम हार्डशिप और एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का केस नहीं बनता। तो रीजन ऑर्डर है। लेकिन क्योंकि अब मेरा ख्याल है अगर आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी हो अपनी आपको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब के पास वकील हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो ये भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले। मुझे नहीं समझ आती इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये कमजोर केस है ज्यादा, और ऑप्शंस उनके पास शायद उनके लिए बेहतर हो, लेकिन ये भी साथ साथ चलता जाए तो कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते पता नहीं क्या उनकी हेल्थ की सिचुएशन होगी, तब अपने जो सेंटेंस है उसका ज्यादा पार्ट जो है वो जेल में गुजार चुके होंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते सिचुएशन बदल जाए। तो लेट्स सी वो क्या होता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो रीजन है। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट का 5 पेजेस का ऑर्डर था नवाज शरीफ साहब की सस्पेंशन ऑफ बेल के ऊपर, अपील पे जो नैब ने की थी, उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए, और शहबाज शरीफ साहब के केस पे अप्लाई कर रहे हैं। वो जो फैसला था वो उसकी जो ज्यादातर उसकी जो मीट थी वो थी कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। अब शहबाज शरीफ साहब तो अभी तक कन्विक्ट ही नहीं हुए, उनका तो केस चल रहा है, और इसका जो ज्यादातर जजमेंट्स में स्टैंडर्ड दिया गया है कि कब बेल मिल सकती है, उनके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। जी एग्जैक्टली, लेकिन वो तिब्बी बुनियादों पर अपील पे भी आप इसको कमजोर ही केस कह रही हैं, तो यानी नहीं लिखे जी, आप नहीं लिख ले। लेकिन देखिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भट्टी साहब ने अभी भी इसका जिक्र किया है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप टेंटेटिव गिल्ट जो है उस पे कोई फैसला कर सको बिल्कुल एविडेंस या मटेरियल या सब्सटेंस को देखे बगैर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक तो आपको देखना है ना कि प्रोसिक्यूशन का केस कितना, उसमें कोई जान है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आप कन्विक्ट नहीं हुए, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं हुए, तो आपकी लिबर्टी, आपका फ्रीडम, आपकी आजादी, आपकी रेप्यूटेशन, ये सब एट स्टेक है। तो वो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, उसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ है वो, ठीक, कंपेयर नहीं किया जा सकता। न्यायी साहब, अब जो सूरत हाल है उसमें वो जो डील और ढील वाली बातें की जा रही थी वो कितनी कम होंगी, उस तासुर में कितनी कमी आएगी? देखिए, चंद चीज़ें तो मेरा ख्याल है कि हम सियासी जो नुक्ते नज़र से उजागर कर सकते हैं। जहाँ तक अदालती सूरत हाल हुई है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो दोनों जगह पे मुतज़ाद फैसलों की या फैसलों को एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन में इतने आपको मिल जाएंगे नज़ीरें कि आप कोई भी पेश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है जी कि नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अदालती फैसलों को बिलाचू चढ़ा मारने का, वो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की सारे सियासी लीडरों में सबसे अच्छा है। और ये नवाज शरीफ ही थे कि जब 6 जुलाई को उनके खिलाफ फैसला आया तो 13 जुलाई को लंदन से उठ के यहाँ पे आ गए थे, जबकि पता था सीधे जेल में जाना है, और उनके पास चॉइस थी। अगर नहीं आना चाहते थे, और वो जो अगर लोग कहते हैं ना डील और ढील की, तो वो भी वो अवेल कर लेते, कहते मैं नहीं आता हूँ। सियासत ही उनकी भीड़ चढ़नी थी ना, सियासत इस तरह भीड़ चढ़ सकती है। इसके अलावा जो बात आपकी डील ढील की है, देखें जो इस वक्त फैसला हुआ है इसने कुछ सूरत हाल को तब्दील नहीं किया। नवाज शरीफ साहब के साथ जो वर्स्ट कंडीशन थी वो उसकी पास्ट में है। जेल के अंदर रहते हैं तो उनको जेल के अंदर रहते हुए 1,30,00,000 वोटर्स मिले हैं, और वैसे नहीं मिले, वो एक बयानिया के साथ मिले हैं। और बयानिया ये है कि उनका जो ओपिनियन है बिल्कुल वही सोच है, रास्ता अकीदा है उस मामले में जो नवाज शरीफ साहब की सोच है, जो मैं कई दफा कह चुका हूँ रियासत के लिए भी डेंजरस है कि नवाज शरीफ साहब की सोच होगी
कानूनी नुक्ते पे तो आपने कमेंट नहीं किया, लेकिन आप सियासी तौर पे क्या सूरत रही और क्या बन सकती है उस पर बात करें। जनरल मुशर्रफ साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को चंद दिन पहले हम डिस्कस किया है, जो आपने ही सवाल किया था कि उनका सियासत में कोई रोल नहीं है। तो मुशर्रफ साहब का जो बयानिया है या रियासत का बयानिया है, उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बिहाइंड द सीन चंद हफ्ते पहले से इमरान खान साहब जो थे वो प्राइवेट महफिलों में चिलमिला रहे थे और वो इस बात के अंदर तगो-दो में थे कि किसी तरीके से। ठीक है साहब, इसे और मजीद बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल हमारे सामने आ गया है। इस मामले पर ज्यादातर तज्जियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में इख्तियारात के मामले पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर आजम के खुसूसी मुआविन बराए सियासी अमूर नईम उल हक के दरमियान इख्तलाफ बढ़ गए हैं। गुज़श्ता दिनों भी दोनों हुकूमती शख्सियात ने ट्विटर पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया था। नईम उल हक का कहना था कि फवाद चौधरी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि इस पर फवाद चौधरी ने यह कहा कि मेरे MD-PTV के हवाले से इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन कल वजीर आजम से मुलाकात होगी और जो वजीर आजम का हुक्म होगा मैं वही करूंगा, क्योंकि उनसे सियासी नहीं बल्कि जाती ताल्लुक है। नईम उल हक के इस्तीफे वाले बयान पर फवाद चौधरी का कहना था कि नईम उल हक को कुछ भी पता नहीं होता और अभी तक मैंने वजीर आजम को अपना इस्तीफा नहीं भिजवाया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, फवाद चौधरी और नईम उल हक में इख्तलाफात बढ़ गए। नईम उल हक की फवाद चौधरी के इस्तीफे की खबर, फवाद चौधरी की तरदीद, जो वजीर आजम का हुक्म होगा वही करूंगा। फवाद चौधरी और नईम उल हक में इख्तलाफात की असल वजह क्या है, इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। ओपन ऑप्शंस। हसन निसार साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। हसन साहब, बात फवाद चौधरी साहब के इस्तीफे तक पहुंची है, असल वजह क्या है इख्तलाफ की आपके ख्याल में? देखें, एक उसूल की बात है कि जिंदगी में मफादात, अनाए या उसूल, ये जब टकराते हैं ना आपस में तो इख्तलाफ जन्म लेता है। चौथी कोई चीज़ आए, कैन नॉट रिकॉल। इस केस में भी डेफिनेटली इन्हीं में से कुछ होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो आप खुद फैसला कर लें क्या हो सकता है, किस बात की पॉसिबिलिटी है। रह गया चौधरी फवाद का ये दावा कि मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, तो वो बहुत बच्चेगाना सी बात है। जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, 10 जमातें फिर के वो यहाँ आए। नईम उल हक के साथ इमरान का ताल्लुक़ जो है वो मुझसे कहीं बेहतर शायद आपको फीजुल्लाह साहब बता दें। अगर कोई ज़ाती ताल्लुक़ है इस मामले में तो वो तो इमरान का नईम उल हक के साथ है। बाकी मुझे नहीं पता कि मुफाद का मसला है, अना का मसला है, या किसी उसूल तो क्या होना है। हमारी पॉलिटिक्स में उसूल वगैरह का तो कोई वजूद नहीं होता। सो इन तीनों में से कुछ होगा। मेरे पास चूंकि कोई इल्म नहीं है और गैब का इल्म तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। सही। न्यायी साहब, पिछली बार जब इस बारे में गुफ्तगू, ठीक हसन साहब, हफीजुल्लाह न्यायी साहब, आपने लास्ट टाइम वाज़े तौर पर नईम उल हक साहब का ऑप्शन लिया था इस तरह के सवाल के जवाब में। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब तो फेस हैं पार्टी का, तो बैकलैश नहीं आएगा आपके ख्याल में अगर ये बात इस्तीफे तक वाकई पहुंच रही है? और इसमें भी कमेंट कर दें कि नईम उल हक साहब को जो प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर हटाया गया था, तो फवाद चौधरी साहब को लाया गया था हुकूमत में आने से पहले, कहीं उसका बदला तो नहीं लिया जा रहा अब नईम उल हक साहब की तरफ से? देखिए, बात यह है कि जो पिछली दफ़ा मदर साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब टॉस करेंगे, वे अब करेंगे, सिचुएशन को जायज़ा लेंगे, फिर टॉस करेंगे। तो फवाद चौधरी या नईम उल हक में से जो भी निकला है, तो मैंने उसमें ये सिर्फ ऐड किया था, कोई टाइम की किल्लत थी, कि टॉस जरूर करेंगे लेकिन कॉइन के दोनों साइड में नईम उल हक होंगे, दोनों तरफ हेड भी नईम उल हक होगा, टेल भी नईम उल हक होगी। तो वो तो अब आपको पता चल गया कि दोनों तरफ नईम उल हक ही थे। लेकिन नईम उल हक की को अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये बिल्कुल हसन साहब ने सही कहा है कि उनके इमरान खान साहब से एक ज़ाती ताल्लुकात हैं, और इमरान खान साहब का जो ज़ाती एक जो ग्रोह है जो सियासत में मौसर हो चुका है, उनमें नईम उल हक जो है सर फहरिस्त है। लेकिन ये बात भी खातिर जमा रखें कि नईम उल हक साहब को ये अपनी लिमिटेशन इमरान खान साहब के सामने पता है, हर बंदे को पता है, और वो इस तरह का बड़ा काम जो है अपने तौर पर नहीं कर सकते। ठीक है कि एक फ्यूड मौजूद थी और फवाद चौधरी साहब जब आए तो उनको प्रमोट किया गया टीवी के ऊपर, फवाद चौधरी साहब बेहतर हैंडल कर सकते हैं, हर एक को पता है, तो यही वजह लग रही है फिर, और उन्होंने उसको हैंडल भी किया। और नईम उल हक साहब
टीवी पे डिजास्टर है। सही। इमरान खान साहब कई दफा उस वक्त मेरे हम आपस में डिस्कस किया करते थे कि नहीं, बस वो जाहिर लग अभी गया, तक यही वजह लग रही है कई आपको दफा न्याय साहब, बड़ी ठीक। एक बात दो बातें करने दे, आपसी दो बातें करने दे जी, जी। कि उस वक्त नीमुल हक साहब कई मुकाबला। दफा एम्बेरसमेंट कर चुके थे और ये बातें जेर बहस आ चुकी थी। फवाद चौधरी साहब कभी इस तरह की ठीक है। एम्बेरसमेंट नहीं कर सकते, बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अब ठीक। सूरत हाल ये है कि अहम बात यह है कि नीमुल हक और फवाद चौधरी का झगड़ा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे परवेज रशीद साहब जो है वो चौधरी निसार को आड़े हाथों ले रहे हैं और समझा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब को पता नहीं है। बेसिकली नवाज शरीफ साहब की ही मनमर्जी शामिल है और इस केस में इमरान खान की 100% अच्छा। मर्जी शामिल नहीं है। एक तरीके वारदात होता है बड़े लीडरों का और वो तरीके अच्छा। वारदात है जो नईमुल हक के जरिए फवाद चौधरी लेकिन को उससे कहा फिर जा हासिल रहा है क्या करना चाह कि रहे हैं? आप अभी बहस रिजाइन हो कर जाएगी दें। न्याय साहब। अब सूरत हाल है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी को ठीक। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको अहम बात सुन लें। वो भट्टी साहब फिर पूछेंगे मुस्कुरा क्यों रहे हैं, वो यही इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आप अहम बात सुनने की कायल नहीं है। अहम बात यह है कि वो फवाद चौधरी साहब को कहा जा रहा है, तरीके साहब के चंद लोग हैं कि आप रिजाइन ना करें और इमरान खान साहब अच्छा। ने अगर निकालना है तो उनको आपको डिसमिस करने दें। इमरान खान साहब ने उनको पैगाम भेजाया कि आप रिजाइन कर दें। ये फवाद चौधरी साहब गलत कह रहे हैं कि उनको इशारतन कनायतन यही बताया गया है। अब यह है कि अच्छा। आया वो आज रात ये सोचते हैं अब अच्छा अब सुन लिया ना भट्टी साहब, मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, ये बात नहीं सुन रही थी। तो उसमें यह है कि अब उन्होंने आज रात को ये तय करेंगे कि आया मैं रिजाइन करूं या ना करूं। और इमरान खान साहब जबकि दिल से उतर जाए ना, हसन साहब आपको पता है तो वो उतर जाता है। फवाद अच्छा। चौधरी साहब तो उतर हमारे के बड़े फवाद से चौधरी दोस्त साहब हैं। इमरान खान साहब कल के दिल मैं से आपके माजरत ख्याल में उनकी शाह साहब शादी से में पूछते कल हैं। उनके भाई की शादी में कल नहीं जा सका और वो बड़ी अच्छी अच्छा। शादी हुई है। लेकिन इमरान खान से उनके लिए बुरी खबर यह है कि वो इमरान खान के दिल से उतर चुके अच्छा। हैं। अगर उनको इरशाद नहीं साहब, आपके मालूम पास ऐसी कोई इत्तलात है? न्याय साहब, तो इस ज्यादा मुझसे वक्त नहीं है, 3 मिनट दे दिए, 1 मिनट का वक्त है। शाह साहब, मेरे थ्रू पूछ लें। न्याजी साहब की इत्तलात कैसे आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, कल तक हो सकता है मेरा भी कोई थोड़ा बहुत उम्मीद हो कि फवाद साहब चले मैं भी जाएंगे, इसकी लेकिन आज तस्दीक न्यायी करता साहब ने हूं। जब उनके चलें। मुखालिफ भेजा है तो मैं इस हक में हूं कि वो नहीं जाएंगे। आज फिर उनके दिल पर चढ़ गया होगा फवाद, और मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी साहब जाएं क्योंकि न्यायी साहब उनके अगेंस्ट बोल चुके हैं। जहाँ देखे जी, पीटीवी 8 अरब का बेल आउट पैकेज फवाद चौधरी मेरे मांगा दोस्त हुआ है हैं। भट्टी पीटीवी साहब, ने भट्टी 4200। साहब, एक मिनट, फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, उनके केस नहीं बोला मैंने, उनको सूरत हाल बताई है कि क्या क्या आप हो रहा है। इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे भाई न्याय लाठी साहब, साजिश मुखालिफ है। नहीं बात भट्टी कर रहे। साहब, शाह लाठी साहब को साजिश मुकम्मल है, करने दें, उन टाइम नहीं है। बेचारों के फवाद चौधरी साहब के खिलाफ हो रही हैं। लीडर जो बातें हो रही हैं आप वो कर रहे हैं। शाह साहब, जी जी इरशाद साहब। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा जी, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं अच्छा। हो रहा। रहेंगे अभी तक, इस वक्त इस वक्त की घड़ी तक कुछ भी नहीं हो रहा, बेफिक्र हो जाए। और 8 अरब का बेल आउट पैकेज मांगा हुआ है, 4200 मुलाजमीन है, 7000 मुलाजमीन फारग बैठे हुए हैं, 104 प्रोड्यूसर्स हैं और पिछले 15 साल से एक ड्रामा भी अपना नहीं बनाया। स्टूडियो मिट्टी मिट्टी हो गए हैं, मशीनें जंग आलूद हो गए हैं, कैमरा खराब, माली क्लर्क नैब कासद जो है वो आज सीनियर पोजीशनों पे हैं। यानी कल एक कैमरे की फिल्में धोने वाला जो साहब था आज वो GMPTV होम है। तो अरशद खान वाया भटिंडा आए हैं, पहले चेयरमैन लगे, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस्तेमाल किया, एक्टिंग MD लग गए, अपनी तनख्वाह खुद रख ली, 65 लाख के उनके अल्हम्दुलिल्लाह एक बिनामी चेक्स पे उन्होंने लिए हुए, अपने दफ्तर में बैठ नहीं सकते, बाहर इजलास फरमा रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है नईमुल हक साहब पराई शादी अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को फवाद चौधरी की बात सुननी चाहिए और ये अच्छा, आपके ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए फवाद चौधरी साहब को, ठीक जाना चाहिए। मजहर अब्बास साहब, उस दिन वैसे आप कह रहे थे कि इमरान खान साहब को टॉस करना चाहिए, तो अभी तक उन्होंने टॉस तो किया नहीं। अलबत्ता कल हमने आपकी एक ट्वीट देखी थी जिसमें आपने कहा था कि फवाद चौधरी इस्तीफा दे रहे हैं, तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? नहीं, मैंने उसमें कुछ और बात भी की थी कि फवाद चौधरी ने खुद इस चीज़ की तरदीद की है, लेकिन PM हाउस के ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने टॉस करने को थोड़ा सा रोक लिया है और फैसला एक तरीके से महफूज कर लिया है। ये बड़े मफादात और बड़े इख्तियारात की जंग है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त इमरान खान ने जितनी बड़ी इमरान खान की कैबिनेट है उससे थोड़ी कम उनकी मीडिया कैबिनेट है, और उसमें फवाद चौधरी साहब माइनॉरिटी में चले गए हैं, और उनके जो ट्वीट्स हैं उससे मज़ीद उन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुखालफीन को बढ़ा लिया है, तादाद में बढ़ा लिया है। तो अब अगर इमरान खान फवाद चौधरी साहब के हक़ में फ़ैसला कर भी देते हैं तब भी फवाद चौधरी के लिए ये वजारत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी 8-10 की जो मीडिया टीम है इमरान खान की,
उसमें मेजॉरिटी व्यूज़ जो हैं वो फवाद चौधरी के साथ नहीं जा रहे, और यही फवाद चौधरी को डिफ़िकल्टीज़ हैं कि वो पीटीवी में जो पॉलिसी उन्होंने राइज की थी वो पॉलिसी रिवर्स हो चुकी है, और उसमें एमडी पीटीवी उनकी नहीं सुन रहे, बोर्ड उनकी नहीं सुन रहा। मीडिया तो टीम ऐसे में आपके मुझे ख्याल में लगता फवाद नहीं कि चौधरी फवाद के चौधरी खिलाफ साहब है? ठहर पाएंगे। सही। बाबर साहब, अगर इस तरह की सूरत हाल है जो मदद साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर असल वजह आपके ख्याल में इख्तिलाफ की यही है? मेरे पास अब तक कोई खबर नहीं है इस बारे में, मेरा टाइम किसी और को दे दो। सही, ठीक। रीमा, आप क्या तबसरा करेंगी इस पे? जी, मेरे पास भी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है पीटीआई जिस तरह वो पावर में आए हैं, जिस तरह वो पार्टी बनी है, वो दिखाती है कि ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनली एक वीक पार्टी है। इसका स्ट्रक्चर एक तरह से वीक है। आप थोड़ी सी सरफेस स्क्रैच करते हो तो आपको बहुत से धड़े नजर आते हैं जो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसकी वजह से ज्यादा वल्नरेबल है ये पार्टी इन कॉन्फ्लिक्ट से। एज हर पार्टी में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई ज्यादा वल्नरेबल है। बस यही कहूंगी, इसके अलावा कोई खबर मेरे पास भी नहीं। अंदरूनी इख्तलाफात का ही नतीजा है जो मामला बन रहा है। आपके ख्याल में आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्र दीजिए। नाजरीन, खुदा हाफिज।